ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास। ठीक है, आज हम थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स से मतलब क्या हो गया, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब पैसे की व्यवस्था वगैरह से देखेंगे, सारा बात इस पे निर्भर है, उस पर देखेंगे। अर्थशास्त्र में जाने से पहले, अपने इकोनॉमिक्स जाने से पहले दो शब्द पे विचार करते हैं अपने। एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। इसे बोल रहे इकोनॉमिक्स। इसे बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स और इस पे हम बाद में आते हैं, इसके क्या मतलब है। पहले इस पे चलते हैं। इसके जनक किसको माना जाता है, फादर, या इसको किसने उत्पन्न किया है, इसके फादर कौन है, पिता कौन है, इसके जनक कौन है। इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ कौन से टाइम का है, जब अमेरिका का निर्माण हो रहा था। अमेरिका तब तक आज़ाद नहीं होता, तब की बात है ये। मतलब अमेरिका के आज़ाद होने से, अमेरिका कौन है, वाणियों का देश है, व्यापारियों का देश है, और तब तक वह आज़ाद नहीं हुआ, तब की बात है। इसी आसपास के बाद में आएगा कार्ल मार्क्स, थोड़े टाइम बाद में, लगभग इसके 100 साल 50-60 साल के बाद कार्ल मार्क्स आएगा। ठीक है, जो क्या होगा, वाणियों के बिल्कुल विरोध में होता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ कार्ल मार्क्स से पहले आ चुका है। ठीक है, तो एडम स्मिथ पे देखते अपने बात सारी। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक दी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, मतलब देश का कल्याण कैसे होगा, सीधा मतलब ये वेल्थ मतलब कल्याण, ऑफ नेशन मतलब किसी भी राष्ट्र का कल्याण। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर में इकोनॉमी के बारे में बताया इसने। ठीक है, और इसको इसका जनक माना जाता है, और ये पूंजीपति का समर्थन माना जाता है। पूंजीपति मतलब व्यापारियों का समर्थन माना जाता है इसको। ठीक है, आगे जाके कार्ल मार्क्स को देखेंगे अपने। इसको जनक माना जाता है, और ये अर्थशास्त्र के पूरा क्या सैद्धांतिक सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या ओनली थ्योरी दी जाती है, मतलब थ्योरी दे दी, सिद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी दी जाती है, एक विचार रखा जाता है कि ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे 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 आपको परिणाम मिल जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, जबकि इकोनॉमिक्स है ना, इसके अंदर क्या है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये क्या है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। इसके अंदर को मतलब कहते हैं आप ऐसा ऐसा करोगे तो जैसे मतलब जो रास्ता बताया जाएगा उसके परिणाम निश्चित तौर पे ही आएंगे। मतलब पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर जैसे भारत के इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था कैसे कैसे होंगे, उनके प्रैक्टिकल देखे जाते हैं। ठीक है, और ये सैद्धांतिक विषय, इसमें केवल थ्योरी दी जाती है। ठीक है, तो एक अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में पहले तो ये फर्क है। सबसे बड़ा फर्क क्या है कि ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। ये व्यवहार में वास्तव में पॉसिबल भी हो सकता है, ये केवल थ्योरी देता है, थ्योरी वास्तव में होएगी नहीं होएगी ये पता नहीं है। ठीक है, पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का मतलब यही हुआ। ठीक है,
और इसका जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन इसने बुक लिखी थी, इसी के अंदर से इसको इकोनॉमिक का शब्द निकाल के लाए, अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो ये बात इसने इन दो शब्दों पे पहले हमने देखनी जरूरी थी। ठीक, अब देखते हैं आगे। बाद में आगे जाके दो व्यक्ति और आते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अपनी बुक्स दी थी। एक था रॉबर्ट्स, एक था मार्शल। मार्शल मतलब इकोनॉमी कैसे डिफाइन किया, लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया, और इसने किसके रूप में परिभाषित किया, सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया इकोनॉमी को। ठीक है, और इसके थ्रू उसने बताया था मानव व्यवहार। देखते हैं, अब देखते हैं। देखो मानव व्यवहार कैसे निर्भर करता है मतलब इकोनॉमी पे, ये देखते हैं। इनको इसके द्वारा उन्होंने बताया है। देखो कोई व्यक्ति, इसके लिए एग्जांपल सबसे बेस्ट ये एग्जांपल होगा, कोई व्यक्ति है, मान लो कोई 3 व्यक्ति है, एक के पास साइकिल है, एक के पास मोटरसाइकिल है, और एक के पास कार है। कार वाला बाइक साइकिल वाला क्या सोचेगा कि मेरे पास जैसे तैसे करके बाइक आई। उसका व्यवहार क्या है, उसकी इच्छा क्या है। देखो ये फर्स्ट साइकिल वाला व्यक्ति है, जो जिसके पास साइकिल है, वो क्या सोच रहा है, ओनली और जिसके पास बाइक है और जिसके पास कार है, ये 3 टाइप के व्यक्ति हैं। पहले वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, इसका व्यवहार कैसा होगा, सीमित होगा लगभग। ये क्या सोचेगा, मेरे पास बाइक आ जाए जैसे तैसे करके। और बाइक वाला क्या सोचेगा, मेरे पास कार आ जाए जैसे तैसे करके। और कार वाला क्या सोचेगा, मेरे पास कोई हाई फाई और कार आ जाए, या मेरे पास एरोप्लेन आ जाए, और अपनी इच्छाएं ऊपर रखेगा। तो मतलब पैसा आने पे दिमाग का इच्छाएं कैसे होती है, चेंज होने लग जाती है। ठीक है, किसी के पास इतनी इनकम है कि 1000 रुपये कमा रहा है या 2000 रुपये कमा रहा है, मतलब 5-6 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा है, तो वो सोचेगा जैसे तैसे करके मेरा पंखे का खर्चा निकल जाए महीने का। ठीक है, उसकी इतनी इच्छा होगी। और कोई मान लो 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो सोचेगा जैसे तैसे करके मेरे महीने का कूलर का खर्चा निकल जाए, मतलब लाइट का। और जो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो सोचेगा जैसे तैसे करके मेरा ऐसे खर्चा निकले महीने का। तो उनके व्यवहार देखो, अलग अलग सोचने का तरीका अलग अलग हो जाता है। और किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो कैसे सोचता है, वो और तरीके से सोचेगा, उसके पास और इच्छाएं उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब ये है कि पैसा आने के बाद में क्या होता है, मानव का व्यवहार चेंज होने लगता है। मानव का व्यवहार चेंज होने लगता है। फिर उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं उसी तरह से हो जाती है जिस तरह से उसके पास पैसा होगा। अगर किसी के पास 10 रुपये या 20 रुपये है, वो क्या सोचेगा मैं समोसा ही खा लूँ। और किसी के पास 100 रुपये है, तो वो क्या सोचेगा मैं बर्गर खाऊं या खाना खाऊं अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से उसकी इच्छा होने लग जाती है। तो पैसा क्या करता है, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। मतलब पैसा यहाँ दिमाग में आ जाता है और उसकी इच्छाएं उसी तरफ से बनने लग जाती है। इन दोनों ने इसी को परिभाषित किया है, मानव व्यवहार को ही परिभाषित, मतलब लोक कल्याण और सीमित साधन की को डिफाइन करते हुए इकोनॉमी में सबसे बड़ा सिद्धांत क्या दिया, मानव का व्यवहार। पैसों को लेकर मानव का व्यवहार कैसा हो जाता है। ठीक है, समझाया इनके लोक कल्याण में। अब पीछे चलते हैं वापस। अर्थशास्त्र में क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास जितने संसाधन हैं, मतलब संसाधन हम समझ लिए पर्यावरण के हुए या और हो गए, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और ये तो हो गए ईंधन से रिलेटेड संसाधन। अब सोलर पे चल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे चल रहे हैं धीरे धीरे हम, तो संसाधन और बना रहे हैं, क्योंकि वो साधन सीमित है, पेट्रोल और डीजल एक ना एक दिन ख़त्म होंगे और उनका दिन पे दिन महंगाई मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन वगैरह।
ठीक है, तो ये संसाधन है। और संसाधन देखें कैसे है, कोई कपड़ा, मकान, बिल्डिंग वगैरह जो भी अपनी, ये सब संसाधन ही है। और खाना पीना जो भी हम खेत से लेते हैं, मतलब अनाज वगैरह हो गया, ये भी साधन हो गए। प्रकृति से हमें जो कुछ भी हमारे जीवन को जीने के लिए ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, संसाधन ही कहते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का उचित तरीके से किस तरह से उनका वितरण करें ताकि सभी लोगों को सही तरीके से मिल जाए संसाधन, उनकी सीमित आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए। सीमित आवश्यकताएं मतलब उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, मतलब मूलभूत आवश्यकता में क्या होनी आती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जनरली ये माना जाता है, आने वाली अवधारणा में ये भी माना जाता है स्वच्छ पर्यावरण, वो आने वाली अवधारणा में माना जा रहा है अभी फिलहाल। और शिक्षा और स्वच्छ पर्यावरण दो अवधारणाएं और जोड़ी जा रही है इसी के अंदर। फिलहाल मूलभूत आवश्यकताओं में भी यही माना जा रहा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी करना होता है कि संसाधनों का कैसे वितरण करें कि व्यक्ति की सीमित आवश्यकताएं पूरी की जाए। इच्छाएं नहीं, इच्छाएं तो अनलिमिटेड होती है व्यक्ति की, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने के लिए राज्य का दायित्व नहीं है। सीमित आवश्यकताएं क्या पूरी की जाए कि संसाधनों को कैसे आवंटित करें, कैसे वितरण करें, कैसे लोगों के बीच में सिस्टम बनाएं कि साधनों का इस तरह से ऐसे अपनी सारणी बनाएं कि ये संसाधन मान लो इतना इतना लें, इतना इतना लें, मतलब सभी का एक चार्ट तैयार किया जाता है इसके अंदर। तो और सभी के व्यक्ति क्या हुए, मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति की जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं, मतलब इस तरह की व्यवस्था बनाने को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंदर संसाधनों का विकल्प का अध्ययन किया जाता है कि ताकि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। ठीक है, इसमें संसाधनों का प्रोडक्शन कैसे किया जाए और उनको आवंटित कैसे किया जाए और उनको मतलब वितरण कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, तो इसके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, फिलहाल ये आवश्यकताएं अभी तक मानी जा रही है। आने वाले टाइम में क्या शिक्षा भी जोड़ी जा रही है इसके अंदर अवधारणा में कि शिक्षा भी हो और स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, ये भी आने वाले टाइम में इसको जोड़ा जा रहा है इसके अंदर कि ये भी होने चाहिए कि मूलभूत आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण ये भी जोड़ा जाए। तो ऐसा होता है, ऐसा मानने जा रहा है कि ये भी आवश्यकताओं में जोड़ो। अभी तो फिलहाल रोटी, कपड़ा, मकान ही मानी जा रही है मूलभूत आवश्यकताओं में। ठीक है, इसके बाद आए पॉल सैमुअल, वापस इधर आते हैं। पॉल सैमुअलसन, पॉल सैमुअलसन, इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी के अंदर क्या बताया था कि संसाधनों की ऐसी व्यवस्था की जाए, संसाधनों की व्यवस्था को भविष्य व वर्तमान में सुरक्षित, मतलब वर्तमान की आवश्यकताएं पूर्ति हो। सैमुअल ने क्या बताया इकोनॉमिक्स के अंदर कि संसाधनों की ऐसी व्यवस्था की जाए, जो भी रिसोर्स है अपने पास में सोर्स है, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए कि हमारी आज की आवश्यकताएं भी पूरी की और आने वाले टाइम में पूरी की जाए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है जिसके, एक परिवार है जिसके पास में 3 सदस्य हैं, एग्जाम्पल लेके चलता है। इसके पास क्या है, 1 कुंटल अनाज है या 1 कुंटल अनाज जो भी है, गेहूं वगैरह जो भी है। अब इनका वितरण ये किया गया 1 कुंटल। ठीक है, इनका वितरण ये किया गया, इन्होंने ये स्कीम नहीं है कि हम डेली के हम तीनों सदस्य अगर 3-3 रोटी दोनों टाइम खाएं, मतलब 3-3 रोटी, मतलब कितना हो गया 6 रोटी एक पर डे अगर खाएं तो हमें पूरा क्या साल निकल जाएगा हमारा। इन 3 सदस्यों ने ये निर्णय लिया। और बाई चांस क्या हुआ, किसी ने मतलब 15 रोटी खा, 10 रोटी खा ली एक दिन में, मतलब किसी ने एक दिन में 4 खा ली, शाम को 5, सुबह भी 5 खा ली, शाम को भी 5 खा ली। तो ऐसे करता करता 1-2 दिन तो चल जाएगा। सभी ऐसे करने लगे, 5-5 करने लगे, इन्होंने आइटम बढ़ा लिया, तो इनकी क्या होगी, आज की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएगी पर भविष्य में जाके क्या होगी, आवश्यकताएं रुक जाएंगी। तो ये क्या कहता है कि संसाधनों की ऐसी व्यवस्था करो जिससे आज की व्यवस्था भी बनी रहे और आने वाले टाइम में भी दिक्कत ना आए। तो ये संसाधनों की इस तरह की व्यवस्था बताता है। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है कि 3-3 ही चलने दो,
सुबह शाम 3-3, जिससे हमारा आज और कल दोनों सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसके अंदर। दूसरा, ये कौन सी चीज़ पे धारणा देते हैं? रिसाइकिल की धारणा देते हैं। रिसाइकिल मतलब कि कोई भी चीज़ लाओ उसको रिसाइकिल में वापस लाओ। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट किया, उसका गत्ता निकला तो उस गत्ते को ऐसे मत न कि पर्यावरण में फेंक दो, ऐसे मत करो। उस गत्ते को कहीं ना कहीं कबाड़ी को बेचो या किसी को भी बेचो, या कहीं ना कहीं वापस ऐसे करो कि उसका रिसाइकिल हो जाए। कूड़े करकट में मत फेंको, ठीक है, ताकि जिससे क्या हो, प्रकृति के संसाधन बने रहे, हमारा आज भी सुरक्षित रहे और आने वाली टाइम में पीढ़ियाँ हो वो भी सुरक्षित रहे, ताकि उनको भी मिल सके। इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ें बची हुई है वो उनकी व्यवस्था उनको भी मिल सके। स्वच्छ पर्यावरण आज हमारे पूर्वजों को जो मिला आज वो हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आज प्रदूषित बहुत ज़्यादा हो गया है। खान पान के अंदर और के अंदर कितना ज़्यादा प्रदूषित हो गया। पहले हमारे पूर्वजों में इतना प्रदूषित नहीं था भोजन, उनका फिर भी ठीक था। ठीक है, हालांकि और व्यवस्थाएं बहुत बेकार थी, पर कुछ मामलों में उनका खाना पीना अच्छा था। हमारा खाना पीना कितना खराब हुआ है, सब कीटनाशक वगैरह और इनसे पैसा, ऐसे दिन पे दिन खाना खराब होता जा रहा है, क्वालिटी। तो ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, खाने की क्वालिटी मतलब इस तरह से बनाओ जिससे आज भी निकले और आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा खाना मिले। ठीक है, तो इसीलिए ये कहता है कि संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाए जिससे इनका आज भी निकल जाए और भविष्य की व्यवस्था भी बनी रहे। तो इसमें रिसाइकिल की अवधारणा आती है निकल कर। ठीक है, तो ये किसने व्यवस्था बनाई थी? पॉल सैमुअल ने। संसाधनों को भविष्य, वर्तमान और भविष्य में दोनों आवश्यकताएं पूरी कर सके, ऐसी अवधारणा किसने दी थी? पॉल सैमुअल ने। ठीक है, आगे आते हैं। अब पीछे देखें वापस, अब अर्थशास्त्र पे वापस आते हैं। अर्थशास्त्र के आगे जाके दो सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब वृहत, इसका मतलब सूक्ष्म, बारीक। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है, मतलब छोटा सी बात है। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि आप इसके अंदर कोई एक, जैसे मान लो इसमें, मान लो इसके अंदर आता है, पहले इसके अंदर 10 टॉपिक पे अध्ययन करना है अपनों ने, 10 प्रकार के इकोनॉमी पे अध्ययन करना है। ए बी सी डी, इन सभी पे अध्ययन करते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं हो कि किसी एक सब्जेक्ट पे ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी एक टॉपिक पे अध्ययन किया जाएगा। जैसे मान लो कृषि से रिलेटेड इकोनॉमी आ गई, तो कृषि पे अध्ययन करना, कंप्लीट कृषि पे अध्ययन करना। कृषि अपने इकोनॉमी कैसे डिफाइन करती है, कैसे जीडीपी उससे निर्भर करती है, आगे जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। कृषि कैसे जीडीपी को प्रभावित करती है, कैसे नहीं करती है, केवल उसके ऊपर स्टडी करने के क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म होगी और वृहत होगी, मतलब कृषि भी होगी, बैंक भी हो गया, उद्योग भी हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर लें। जैसे मान लो इंटरनेशनल में कैसे करेंगे, और मतलब ऐसे टॉपिक बहुत सी इकोनॉमिक्स से अंदर आगे बहुत ज़्यादा और भी टॉपिक आने लगे। मतलब इकोनॉमिक्स से जितने भी आज तक टॉपिक बने सभी के अध्ययन करना, तो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। और सूक्ष्म इकोनॉमी किसे कहते हैं? सूक्ष्म इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इसका क्षेत्र कितना हो गया? व्यापक हुआ। इसका क्षेत्र सीमित ना होकर क्या होता है? व्यापक, बहुत बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो गया। देख लो, जहाँ एक पर्टिकुलर विषय पे बात कर रहे थे, वहाँ इतने सारे विषयों पे एक साथ बात करेंगे, तो इसका क्षेत्र कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माना जाता है जॉन किन्स। जॉन किन्स को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, और इसका जनक एडम स्मिथ को ही माना जाता है। इसका जनक एडम स्मिथ को, इसका जॉन किन्स को माना जाता है। ठीक है, ठीक है, आज के इंट्रोडक्शन में इतने देखते हैं इकोनॉमिक्स को, बाकी हम कल देखते हैं।
मुख्य बात ये थी कि मानव का व्यवहार कैसे चेंज होता है, पैसा आने पे मानव का व्यवहार चेंज हो जाता है। तो ये बात किसने बोली थी, मार्शल और रॉबिन्स ने बोली है। पॉल सेमोन ने क्या बोली है, संसाधनों का वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए व्यवस्थित करना चाहिए। मतलब रिसाइकिल की अवधारणा दे रहे हैं एक प्रकार से कि हमें भी आज सुख मिले और माने आने वाली पीढ़ी को भी सुख मिले संसाधनों का, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए हमें संसाधनों को, ठीक है। और एडम स्मिथ ने धन की विविधीय व्यवस्था को बताया था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था क्या है, अब बात आती है अर्थव्यवस्था।